अस्सलाम वालेकुम क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 फॉर वीक नंबर 3। प्रीवियस 5 लेक्चर्स आप लोगों के गुजर चुके हैं, जिसमें आप लोगों ने जो है स्टैट्स की डाटा कलेक्शन के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सो आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही होगी। ओके, हमारी लास्ट जो आपकी मीटिंग यहाँ पर एंड हुई थी, इस पेज नंबर पे मैं आपको करवाई थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, उसके बारे में सुन लें। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? बेसिकली जिसमें आप लोगों ने अपने डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है फ्रीक्वेंसी वाइज, क्योंकि आपको पता है आपके डाटा जो आपके पास न्यूमेरिकल क्वांटिटीज जो होती हैं, जो नंबर्स कलेक्ट होते हैं, वो नंबर्स आपके डिफरेंट रॉ फॉर्म में होते हैं। उसको एक इंफॉर्मेशन देने के लिए या उसको एक फॉर्म देने के लिए जिसे हम अंडरस्टैंड कर सकें, हम लोग क्या करते हैं, उस डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं फ्रीक्वेंसी वाइज। अब फ्रीक्वेंसी वाइज डिस्ट्रीब्यूट करने का पर्पस क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये अंदाजा हो जाता है कि हमारी मिनिमम वैल्यू डाटा की क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। फिर हम लोग क्या करते हैं, डाटा के कुछ ग्रुप्स बना लेते हैं और हर ग्रुप में उसकी फ्रीक्वेंसी रख देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे पास जो इतना सारा ये रॉ डाटा है, ये एक ग्रुप्स में डिवाइड होकर इसकी एक अच्छी फॉर्म आ जाती है। लाइक यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आपको शो हो रही होगी स्क्रीन। ये देखिए, आपके पास प्रीवियस एग्जांपल में जो डाटा गिवन था, उसमें आपकी मिनिमम वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर 11 तक जा रही थी। तो हर वैल्यू को पहले 1 टाइम लिखा, लिखने के बाद उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखती। इस तरह से एक साइज फॉर्म आपके डाटा की बन गई और आप लोग पहचान कर सकते हैं कि हर वैल्यू के सामने या हर वैल्यू आपके डाटा में कितने टाइम रिपीट हो रही है। यानी अगर 1 है आपके डाटा के अंदर, तो 1 जो है 25 टाइम्स रिपीट हुआ है। 2 है आपके डाटा के अंदर, तो ये 29 टाइम्स रिपीट हुआ है। इसी तरह 3 है तो 42 टाइम्स रिपीट हुआ आपका डाटा। तो आपको इस तरह से जो इतना बड़ा डाटा है, किसी को बताने की या दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डाटा को यहाँ पे स्क्रीन में जैसे आप देख रहे हो, इसका प्रिसाइज फॉर्म में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करके जो है वो पेश कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो अपने डाटा को। इससे आपको इंफॉर्मेशन एज सच बहुत ज्यादा तो नहीं मिल रही, लेकिन ये पता चल रहा है कि आपका डाटा जो है वो क्या बता रहा है। जैसे टेबल में इसको एक नाम दे दिया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरीज, यानी ये बता दिया कि ये प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं जो कि 1 से स्टार्ट हो रही हैं, ये 11 तक जा रही है। यानी कि ये प्रोडक्ट कैटेगरीज क्या बता रही है, कस्टमर जो हैं वो एक टाइम में कितनी प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। 1 प्रोडक्ट परचेज करते हैं, 2 करते हैं, या 11 प्रोडक्ट परचेज करते हैं। सो ये वहाँ उसकी आपके स्टोर की जो है वो डाटा को उन्होंने प्रिसाइज कर दिया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। अब यहाँ पर आप लोग कह रहे हो कि मिस ये ग्रुप्स नहीं है, लेकिन ये भी एक तरह का ग्रुप ही है आपके पास। यानी 1 भी एक कैटेगरी को शो कर रहा है, 2 भी एक कैटेगरी को शो कर रहा है। तो ऐसी फॉर्म की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपके पास डिस्क्रीट अगर डाटा होता है, यानी 1 2 3 गैप्स में डाटा होता है, किसी रेंज में डाटा नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, डिस्क्रीट डाटा आप लोगों के पास क्या होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। डिस्क्रीट डाटा, डाटा दैट कैन टेक ऑन अ काउंटेबल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, यानी ऐसा डाटा जो काउंटेबल हो, जैसे कि मैच के स्कोर होते हैं। आपको पता है मैच के स्कोर्स हैं, तो वो या तो 1 स्कोर होगा, 2 होगा, 6 होगा, 10 होगा, या 20 स्कोर्स होंगे, इस तरह से होंगे। कभी हम ये नहीं कहते कि 1.5 स्कोर। कभी आपने मैच में ये नहीं सुना होगा, कभी आपने मैच में ये नहीं सुना होगा कि जो प्लेयर है उसने एक बॉल में 2.5 रन किए। नथिंग। वो आपको पता है कि एक फिक्स्ड नंबर जो होता है वो हमेशा स्कोर के लिए यूज किया जाता है। सो जो काउंटेबल चीजें होती हैं उनके लिए हमेशा फिक्स नंबर यूज किए जाते हैं, यानी 1 2 3 सो ऑन।
उसके लिए ये डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो होते हैं या पॉइंट में जो नंबर्स होते हैं उनको यूज नहीं किया जाता, यानी 1.5 3.5 इस तरह के नंबर्स हम यूज नहीं करते हैं। तो काउंटेबल चीजें जो होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट डाटा। आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं जो कस्टमर परचेज कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो काउंटेबल हैं। कस्टमर कभी ये परचेज नहीं करता चीज के एक या 1.5 थिंग परचेज कर लियो, 2.5 प्रोडक्ट परचेज कर लिया हो, नहीं ऐसा नहीं होता है। वो अगर प्रोडक्ट परचेज करते हैं या तो 1 करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, सो ऑन, यानी काउंटेबल करते हैं। तो जब आपके पास डाटा काउंटेबल होगा तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट डाटा। और डिस्क्रीट डाटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा इसी फॉर्म में बनती है। इसमें आप लोग क्या करते हो कि सिंपल आप लोग कैटेगरीज लिख देते हो डाटा की, यानी मिनिमम नंबर से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम तक जाती है। जरूरी नहीं है कैटेगरीज में आपके 2 भी हो, 3 भी हो। अक्सर आपके क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपके पास कैटेगरीज वेरी कर रही होती हैं। यहाँ पर तो 1 भी डाटा के अंदर मौजूद था, 2 भी मौजूद था, तो वो सारी कैटेगरीज को मिनिमम से स्टार्ट करके मैक्सिमम तक लिख दिया। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आपके पास तरीकेकार होता है कि जब भी आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करनी होती है तो आप अपने डाटा का सबसे पहले मिनिमम नंबर देखते हो, देन मैक्सिमम नंबर देखते हो, यानी आपने अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट किस पॉइंट से करना है और एंड किस पॉइंट पे करना है। तो ये आप लोग समझ सकते हो कि आपकी मिनिमम वैल्यू 1 थी। अगर आप देखना चाहो तो बैक पेज पे आपको दिखा भी देती हूँ, ये आपके पास डाटा गिवन है, ये देखें। अब इसमें आप देख सकते हो आराम से पूरा आपके पास डाटा गिवन है। इसी तरह से आपको डाटा दिया जाता है पेपर में ना, तो आप देख सकते हो कि आपका मिनिमम नंबर यहाँ पर क्या है, 0 नहीं है, 1 है, 1 से स्टार्ट हो रहा है मिनिमम नंबर, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर आपके डाटा में क्या है, 10 हो रहा है आपके मैक्सिमम नंबर, 11 है मैक्सिमम नंबर। सो 11 पे एंड हो रहा है आपका डाटा, 11 से आगे कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। और आप देख रहे हो कि 1 के बाद 2 भी मौजूद है आपके डाटा में, 3 भी मौजूद है आपके डाटा में, 4 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है। तो आप इजीली हर वैल्यू को एज अ कैटेगरी आपने फर्स्ट कॉलम में मेंशन कर दिया और उसके सामने काउंट करके उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। अगर आप काउंटिंग भी करना चाहते हो, जैसे नंबर 1 है तो मैं बैक पेज पे करती हूँ डाटा, आप लोग काउंट कर सकते हो कि 1 के सामने 25 ही, यानी 1 जो है आपके डाटा में 25 टाइम्स रिपीट हुआ होगा, 2 जो है वो 29 टाइम्स रिपीट हुआ होगा। तो उसको काउंट करके फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिखना बेसिकली क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये डिस्क्रीट डाटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसको कहा जाता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोगों के पास अगर रजिस्टर्स और पेन होंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करना। मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके, एग्जांपल नंबर 2.1। ये बुक आज आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी में दे दूंगी, आप इसी से जो है इसी को फॉलो करना और इसी से जो है वो अपने क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, एग्जांपल 2.1 है आपके बुक की, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस in 2008 the United States experienced a major economic decline thought to be due to subprime loans that many lending institutions made during the previous few years. When the housing bubble burst, many institutions experienced severe problems. As a result, lenders became much more conservative in granting home loans. कि जी रहमतुल्लाह का क्वेश्चन है, मैम ये फ्रीक्वेंसी होती क्या है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये मैं आपको जैसे एग्जांपल समझाती हूँ आपको बताती हूँ फ्रीक्वेंसी क्या होती है। वैसे मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी है उसमें आपको समझ आ गई होगी। Okay, the United States experienced a major economic decline thought to be due to the subprime loans that many lending institutions made during the previous few years. यानी यहाँ पर लोन का जो डिक्लाइन रेट है वो बताया जा रहा है। आगे उन्होंने क्या कहा है, when the housing bubble burst, many institution experience fair problem। जब हाउसिंग स्कीम का जो प्रॉब्लम हुआ उसकी वजह से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने प्रॉब्लम फेस किया। एज अ रिजल्ट उसके नतीजे में लैंडर्स बिकेम मच मोर कंजर्वेटिव, कर्ज लेने वाले वो ज्यादा कंजर्वेटिव हो गए इन ग्रांटिंग होम लोन्स,
कि वो घर खरीदने वालों को होम लोन्स दे सके, विच इन टर्न मेड बाइंग एंड सेलिंग होम मोर चैलेंजिंग, जिसने घरों को खरीदना और बेचना ज्यादा मुश्किल कर दिया। टू डिमॉन्स्ट्रेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का जो है मैग्नीट्यूड देखने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, इन कैंसास सिटी द एसोसिएशन ऑफ रियल इस्टेट ब्रोकर्स कंडक्टेड अ सर्वे। तो उसके लिए रियल इस्टेट जो ब्रोकर्स थे उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया 16 एजेंसीज का in the area and collected data on the number of real estate transactions, और उनसे डाटा कलेक्ट किया close in December 2008. The following data were observed, जिससे जो 16 लोगों का सर्वे किया उससे ये डाटा ऑब्जर्व किया गया। And the real estate analyst wish to construct a frequency distribution, अब जो real estate analyst है frequency distribution construct करना चाहता है और एक relative frequency distribution भी बनाना चाहता है। So आपके पास ये 16 वैल्यूज हैं, ठीक है, सिंपल वे है। आपके पास ये डिस्क्रीट डाटा गिवन है, डिस्क्रीट डाटा गिवन है, तो आप लोगों ने क्या करना, ये बेसिकली किस चीज का डाटा है, आप लोगों को पीछे क्वेश्चन में अंदाजा हो गया होगा कि एजेंसीज का इससे सर्वे किया गया कि उन्होंने घर खरीदने वालों या घर बेचने वालों को लोन दिया है या नहीं दिया है, वो उनकी उसके बारे में डाटा, यानी अगर दिया नहीं दिया तो 0, 1, एक पर्सन को दिया तो 1, 2% को दिया तो 2 और सो ऑन 3। सो ये एजेंसीज वालों ने अपना सर्वे दिया है कि हमने इतने लोगों को होम लोन दिया है। सो ये सर आपके पास डाटा है। अब उन्होंने आपसे क्या रिक्वायर किया है कि आपने इस डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनानी है। तो आप देख रहे हो आपके पास डिस्क्रीट डाटा है, कोई पॉइंट में वैल्यू नहीं है। जब आपके पास डिस्क्रीट डाटा होता है तो आप क्या करते हो, सिंगल कैटेगरीज को फर्स्ट कॉलम में लिख देते हो, यानी आपने सबसे पहले देखना आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है। आपकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 0 है तो सबसे पहले आप फर्स्ट कॉलम में 0 लिख दोगे। देन आपकी सेकेंड वैल्यू 1 है, 2 है और 3 है एंड 4 तक लास्ट हो रही है, यानी आप लोगों ने हर इंडिविजुअल वैल्यू को आपके फर्स्ट कॉलम में लिख देना है। लिखने के बाद सेकेंड कॉलम बनाना होता है जिसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी का कॉलम। और फ्रीक्वेंसी के कॉलम को कैसे जनरेट किया जाता है कि आपने जो इंडिविजुअल वैल्यूज आपके डाटा की यहाँ पर लिखी है फर्स्ट कॉलम में, आप हर वैल्यू को काउंट करना शुरू कर दें अपने डाटा में। अब देखें आपके पास फर्स्ट वैल्यू है 0, तो 0 को अपने डाटा में काउंट करें कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। आप देख सकते हो 0 फर्स्ट रो में देखो 1 2, सेकेंड रो में 3, थर्ड रो में 4 एंड 5, यानी 0 आपके होल डाटा में 5 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो 0 के सामने आपने लिख देना है 5। ओके, देन नेक्स्ट आपके पास है 1, तो 1 वैल्यू आपके डाटा में कितने टाइम्स रिपीट हुई है, आप देख सकते हो 1 आपकी फर्स्ट रो में 1 टाइम है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, तो आपके डाटा में जो फ्रीक्वेंसी है 1 वैल्यू की वो 4 हो गई। देन 2 कितने टाइम्स आपके डाटा में रिपीट हुआ है, ये देखें 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 रिपीट हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिख दिया 2 के सामने 5। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, अब मैं आपको बताती हूँ। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है कि हर डाटा या हर वैल्यू आपके डाटा में कितने टाइम्स रिपीट हुई है या कितनी अकरेंस है उसकी, तो उसको हम बोलते हैं, उसको काउंट करके उसके सामने लिखना कहते हैं उस डाटा की या उस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी। और हर वैल्यू के सामने उसके कोरस्पॉन्डिंग जब हम उसकी फ्रीक्वेंसी को मेंशन कर देते हैं तो इस जो प्रोसीजर को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हर एक वैल्यू को आपने फ्रीक्वेंसी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गॉट इट? सो ये आपकी होगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी करवाने से पहले मैं आप लोगों के क्वेश्चन सुन लेती हूँ। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ, आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो कि खैर चैट में भी आपने किए हुए हैं। ओके जी, अब ऐसा है कि मैं आपके क्वेश्चन के आंसर दे दूं जी। रहमतुल्लाह ने क्वेश्चन किया है कि मैम इस एग्जांपल में वो पूछना क्या चाह रहा है, समझ नहीं आई। अच्छा, ये जो आप लोगों की एग्जांपल है ना, बेसिकली उसमें क्या पूछना चाह रहा है, वो ये पूछना चाह रहा है कि जो सिचुएशन चल रही थी आपके लोन्स की, यानी जो घर खरीदने वाले हैं और बेचने वाले हैं उनको लोन दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या था कि एजेंसी से पूछा गया कि उन्होंने दिसंबर 2008 में कितने लोगों को लोन दिया। तो ये सर्वे किया गया 16 लोगों से और हर एक ने अपना अपना आंसर दिया कि हमने 0 लोगों को लोन दिया, हमने 1 को दिया, हमने 2 को दिया, 3 को दिया, 4 को दिया।
ये बेसिकली डाटा जो है उन हाउस होम लोन्स का जो है वो डाटा कलेक्ट किया गया है। अब जब डाटा कलेक्ट कर लिया तो उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन किया, जो आप लोगों ने रिक्वायर है इस क्वेश्चन में क्या निकालना है कि आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इस डाटा को कन्वर्ट कर देना है जो डाटा आपको गिवन है। तो आप लोगों का स्टेप 1 क्या होता है, सबसे पहले आप लोग देखते हो कि आपके डाटा में जो वैल्यूज पॉसिबल गिवन है वो या डाटा आपका है वो डिस्क्रीट डाटा है या कॉन्टिन्यूस डाटा है। अब आप लोग देख रहे हो कोई पॉइंट में वैल्यू आपके पास मौजूद नहीं है, तो ये आपके पास काउंटिंग्स हैं बेसिकली, क्योंकि या तो एक इंसान को लोन दिया जा सकता है, 2 को दिया जा सकता है, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 पीपल को लोन दिया जाए। तो ये काउंटेबल पीपल, जो काउंटेबल चीजें होती है वो बेसिकली हमारा डिस्क्रीट डाटा होता है। तो डिस्क्रीट डाटा को आप लोगों ने क्या करना है, डिस्क्रीट डाटा को आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो डाटा गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर वो डिस्क्रीट है। तो फिर उसके बाद डिस्क्रीट में क्या करते हैं हम लोग, आपकी मिनिमम वैल्यू को देखते हैं। अब इस डाटा में आपकी मिनिमम वैल्यू 0 है तो सबसे पहले 0 लिख देना है, और ऑल पॉसिबल वैल्यूज जो भी यहाँ पर आ रही हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उन सबको एक टाइम जो है इस कॉलम में मेंशन कर देना है। हर कैटेगरी को बेसिकली सिखाया जाता है, हर कैटेगरी को कॉलम वाइज मेंशन करना। जब आप लोगों ने ये काम कर लेना है, फर्स्ट कॉलम बना लेना है, तो आप लोगों ने हर एक वैल्यू के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी को मेंशन करना होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आपकी 0 जो है आपके डाटा के अंदर कितने टाइम रिपीट हुआ है उसको काउंट करोगे, उसके सामने लिख दोगे। देन 1 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है डाटा में काउंट करोगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिख दोगे। फिर 2, 3 एंड 4, फिर इस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। लास्ट पे आप एक काम करते हो, आपका काम क्या होता है कि आप जब फ्रीक्वेंसी बना लेते हो फिर आप उस फ्रीक्वेंसी को ऐड करके टोटल में लिख देते हो। जो आपका टोटल होता है उसको वेरीफाई करो, यानी आपके पास 16 एजेंसीज का डाटा कलेक्ट किया गया है तो आपके पास फ्रीक्वेंसी भी 16 बन रही है। इसका मतलब जो आपकी काउंटिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है, आपने बिल्कुल करेक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है। गॉट इट? ओके। ओके जी। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, एक क्वेश्चन है मैम, ये डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब होता है कि आप लोगों ने, यस हाशिम, ये BSCS का की मीटिंग है, मैंने आपको 2:30 की मीटिंग का लिंक भेजा है, आप उसको 3 PM की मीटिंग का मैंने लिंक भेजा, आप उसको ज्वाइन करना। ये मेरे ख्याल में BBA के स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। मैंने आपको जो लिंक सेंड किया है वो कौन सा सेंड कर दिया? BBA वाले वेट करें, मैं आपको जो है मीटिंग का लिंक सेंड करती हूँ दोबारा, आप उसमें ज्वाइन करना। आप लोगों की मीटिंग तो 30 मिनट्स में स्टार्ट होगी, आप लोगों ने अभी से ज्वाइन कर लिया। ओके, BBA 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी इस मीटिंग को लेफ्ट कर दें, मैं उनको दोबारा लिंक सेंड करती हूँ 3 बजे का, आप उस मीटिंग में ज्वाइन करना, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ BSCS के स्टूडेंट ही इस मीटिंग को ज्वाइन करें, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक करवा रही हूँ, वो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है? ओके जी, मीटिंग आप लोगों की 26 अप्रैल। लिंक तो मैंने आपको सही सेंड किया है, फिर क्या होगा? चलें, आप उतनी देर अपने क्वेश्चंस पूछें, बाकी लोग जो हैं मैं माइक ऑन करती हूँ, आप लोग अपने क्वेश्चन मुझसे कर सकते हो। जी, जो पार्टिसिपेंट क्वेश्चन करना चाहता है वो सिर्फ अनम्यूट करे अपने आप को, बाकी सब म्यूट कर दे। ये जो है बाकी सब म्यूट कर दे, जो क्वेश्चन करना चाहता है सिर्फ वो ही जो है अपने माइक को अनम्यूट करे ताकि मीटिंग में डिस्टर्बेंस ना हो। जी, जिसने रेज किया हुआ हैंड उसको मैं जरा अनम्यूट करती हूँ। जी बुरहान, क्वेश्चन करें आप। मैम, ये जो हमारे पास टेबल था ना एग्जाम्पल में, ये तो चले छोटा सा टेबल था, जैसे आपने पहले दिखाया ना, वो टेबल काफी बड़ा था। अगर मैम उसको सोल्व करना हो तो फिर वो
वो भी करेंगे उससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन करते हैं। अभी आप इसको समझ लें कि बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। ओके, वो समझ लग गया कि किसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करना और काउंट करना। बस वो बड़े टेबल अगर वो भी मैं आगे आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो मेरे ख्याल में आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की समझ आ गई। चलें जी, आप सब खुद को म्यूट कर दें ताकि मुझे ना करना पड़े। ओके जी, रहमतुल्लाह, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जल्दी करें क्योंकि फिर मैंने दोबारा आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवाना है। ओके रहमतुल्लाह, आप क्वेश्चन करें। मैम ये के बारे में बताया है। हेलो, इसका मतलब समझ नहीं आ रही, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? अच्छा, डिस्क्रीट क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। आप एक क्लासरूम में जो है नंबर ऑफ चेयर्स को काउंट करते हो, ठीक है, करते हो ना? यस। तो आपको पता है नंबर ऑफ चेयर्स कितनी हो सकती हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ चेयर्स कितनी है? या तो 1 चेयर होगी, 2 चेयर होगी, या 3 चेयर्स होंगी, या 4 चेयर्स होंगी। ऐसा ही है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे भी ज्यादा भी हो सकती हैं। तो कभी आपने ये सुना है कि आपकी जो चेयर्स हैं वो 1.5 है, यानी एक या एक से आधी चेयर, ऐसा कभी सुना है आपने? चेयर्स का मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है? अभी वन आपने चेयर्स का सुना है कि एक या आधी नहीं। चेयर? आपने हमेशा यही सुना होगा ना, 1 चेयर या 2 चेयर या 3 चेयर। तो इसका मतलब कि यस वो जो चीजें यस, होती है ना काउंटेबल, जिनको हम काउंटिंग करते हैं, जिन चीजों की, समझ रहे हो, जी 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 जी। जिन चीजों की काउंटिंग की जाती है, तो वो बेसिकली काउंटेबल डाटा होता है और उसको डिस्क्रीट डाटा कहा जाता है। उसमें आप लोग पॉइंट में नंबर कभी भी नहीं मेजर करते हो, यानी टेम्परेचर में जैसे आप पॉइंट में नंबर मेंशन कर सकते हो। तो जो डिस्क्रीट डाटा होता है, ये काउंटेबल डाटा होता है, वो डिफरेंट होता है कॉन्टिन्यूस डाटा से। उसमें जितने भी नंबर्स होते हैं वो बेसिकली एक स्पेसिफिक डिजिट्स होते हैं, उसमें पॉइंट में नंबर हम नहीं लेते हैं। तो ऐसे डाटा को डिस्क्रीट डाटा कहा जाता है। और इसके लिए डिफरेंट एग्जांपल है, जैसे आपके फ्लावर है, उसकी नंबर ऑफ पेटल्स, यानी एक फ्लावर में 5 पेटल्स होंगे, 10 पेटल्स होंगे। जैसे नंबर ऑफ चेयर्स इन अ क्लासरूम, नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली, ठीक है, एक फैमिली के कितने लोग हैं। तो इस तरह का डाटा जिसे हम काउंटिंग करते हैं, जैसे मैंने आपको स्कोर की भी एग्जांपल दी, तो काउंटिंग डाटा बेसिकली क्या होता है, डिस्क्रीट डाटा। नेक्स्ट, तो आप लोगों को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की समझ आ गई। अब मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रही हूँ व्हाट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं तो समटाइम्स आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग क्या करें, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी उसकी बनाएं। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आप लोगों ने जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया है ना, जरा गौर से इसको देखिए, 5 4 5 1 1, ये फ्रीक्वेंसी है, और इसका टोटल किया जो कि 16 के इक्वल आ गया। आपने अब क्या करना है, हर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को उसका टोटल पे डिवाइड कर देना है। तो जब आप लोग हर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल पे डिवाइड करके थर्ड कॉलम में लिखते जाओगे तो वो आपके पास कॉलम बन जाएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। वेरी इजी। इसको दूसरे लफ्जों में कहा जाता है फ्रीक्वेंसी की प्रोबेबिलिटी निकालना, यानी हर वैल्यू को, इंडिविजुअल वैल्यू को उसके टोटल पे डिवाइड करके आप थर्ड कॉलम में लिखते जा रहे हो। तो ये आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बन गया। सिंपल, क्योंकि आपके क्वेश्चन में गिवन था, रिक्वायर्ड था कि आपने क्या निकालना है, द रियल एस्टेट एनालिसिस wish to construct a frequency distribution and a relative frequency distribution for the number of a real estate transactions। उन्होंने ट्रांजैक्शंस के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को कंस्ट्रक्ट करना था। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट तो आपने कर लिया, अब रिलेटिवली जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप हर फ्रीक्वेंसी जो दी जाएगी उसको उसके टोटल पे डिवाइड करके नेक्स्ट कॉलम में लिखते जाओगे तो आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। होप सो इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत नहीं होगी। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाऊं। ओके, देखें,
अब आपके पास क्वालिटेटिव डाटा गिवन है, तो समटाइम्स जब आपके पास डाटा क्वालिटेटिव होता है तो उसके लिए भी हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल नंबर 2.2 में क्वालिटेटिव डाटा शो किया जा रहा है स्क्रीन पर। क्वालिटेटिव डाटा क्या है, मैं इसको भी पढ़ देती हूँ। द अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन recently surveyed its members about their driving habits। अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन थी, यानी गाड़ी और डिफरेंट व्हीकल्स के जो हैं अमेरिकन एसोसिएशन ने सर्वे किया अपने मेंबर्स के बारे में कि वो उनकी ड्राइविंग हैबिट्स क्या है, वो किस तरह से ड्राइव करते हैं। One question asked for the make of vehicle driven by the eldest member in the household, and the following data reflect the results for 15 of the respondents। अब जो 15 लोगों से ये क्वेश्चन किया गया और उनके रिस्पॉन्सेस क्या थे, ये देखें कि वो कौन कौन सा व्हीकल यूज करते हैं। कोई फोर्ड यूज कर रहा है, कोई डॉज यूज कर रहा है, कोई टोयोटा यूज कर रहा है, कोई ब्यूक यूज कर रहा है। तो ये होंडा, BMW, ये सब उनके जो व्हीकल्स के नेम है जो रिस्पॉन्डेंट्स जो हैं वो यूज करते हैं। अब इन व्हीकल्स की आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना देनी है, यानी हर व्हीकल को फ्रीक्वेंसी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस क्वालिटेटिव वेरिएबल इज फाउंड एज फॉलो। अब ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपको इस डाटा से ये भी अंदाजा हो गया कि क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है। जो प्रीवियस डाटा था आपके पास क्वांटिटेटिव डाटा था जिसमें आपके पास नंबर्स थे, यहाँ पर आपके पास नाम दिए गए हैं। जब रिस्पॉन्सिस डाटा में आपके पास नाम से आते हैं किसी भी चीज के नाम से, तो वो बेसिकली आपके पास क्या होता है, क्वालिटेटिव डाटा। अब आपने क्या करना है, सिंपल देखना है। यहाँ पर आपने कोई स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट वैल्यू नहीं देखनी है, आपने बस हर कैटेगरी को देखना है कि कौन कौन सी कैटेगरी आपकी डाटा में मौजूद है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर फोर्ड है, डोज है, टोयोटा है, फोर्ड है, तो हर एक कैटेगरी को वन टाइम आपने फर्स्ट कॉलम में लिख देना है। यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले BMW लिखा, देन ब्यूक लिखा, शेवी लिखा, डॉज लिखा। सो ये तमाम कार कंपनी के जो यहाँ पर रिस्पोंडेंट डाटा में मौजूद थे नेम्स, ये वो आपने फर्स्ट कॉलम में मेंशन कर दिए। देन सेकंड कॉलम में क्या किया, हर एक जो गाड़ी जिसका नाम यहाँ पर या हर कैटेगरी का जो नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। यानी BMW आपके डाटा में कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, ये देखें, काउंट करें आपके डाटा में BMW सिर्फ वन टाइम आई है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इसकी होगी 1। ब्यूक जो है वो वन टाइम आई है, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी होगी 1। शिवाय जो है वो भी आपकी 3 टाइम्स रिपीट हुई है, तो इसको काउंट कर लें। आपके फर्स्ट रो में नहीं है, सेकंड रो में 1 2 3, तो 3 लोग जो हैं वो ये वाली व्हीकल को यूज करते हैं। डोज जो है इसे ओनली 1 पीपल यूज कर रहे हैं जी। फिर उसके बाद फोर्ड जो है 4 लोगों में इस्तेमाल की जा रही है, होंडा 1 में, निसान 1 में, टोयोटा 3 में। तो इस तरह से आपके डाटा जो आपको क्वालिटेटिव डाटा गिवन था इसको आपने काउंट किया और फ्रीक्वेंसी हर एक कैटेगरी के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी, तो ये आपके पास हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द क्वालिटेटिव डाटा। लास्ट पे आपने क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल किया तो 15 के इक्वल आ गया। सो आपको एक एग्जांपल मैंने करवाई डिस्क्रीट डाटा के लिए और एक एग्जांपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की करवाई क्वालिटेटिव डाटा के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अब हम करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रुप डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली आपके कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए होती है। कॉन्टिन्यूस डाटा आपके पास क्या होता है ये देख लें। कॉन्टिन्यूस डाटा होता है डाटा हुज पॉसिबल वैल्यूज आर अनकाउंटेबल एंड विच में अज्यूम एनी वैल्यू इन एन इंटरवल। यानी अब कॉन्टिन्यूस डाटा आपके पास क्या है, ऐसा डाटा होता है जो कि कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता है। यानी 1.1 0.1, अगर आप लोग अपना ग्रुप बना रहे हो 1 से लेकर 2 तक, तो 1 से लेकर 2 के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी अज्यूम कर सकती हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, बेसिकली रेंज डाटा, और इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस डाटा। ओके, सो कॉन्टिन्यूस डाटा करवाने से पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन को ले लूं। जी, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन क्लास, आपको समझ आ गई होगी? चलें फिर मैं आपको ग्रुप डाटा के बारे में बता देती हूँ। अब हम करने जा रहे हैं ग्रुप डाटा, और ग्रुप डाटा किसके लिए होता है, कॉन्टिन्यूस के लिए होता है।
और कॉन्टिन्यूस में आप लोग क्या करते हो, आपके पास रेंज ऑफ वैल्यूज होती हैं, बेसिकली आपने क्लासेस बना देनी है कॉन्टिन्यूस डाटा में। तो यहाँ पर एक सर्वे किया गया है बिजनेस एप्लीकेशन का, उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। In recent years, a status symbol for many students has been the brand and style of athletic shoes they wear. Companies such as Nike and Adidas compete for the top position in the sports shoe market. A survey was recently conducted in which 100 college students at a southern state school were asked a number of questions, including how many pairs of Nike shoes they currently own. The data are in a file called sports shoes. The variable number of Nike is a discrete quantity variable. Figure 2.1 and 2.2 show the frequency distribution for the number of Nike shoes owned by those surveyed. These frequency distribution show that although a few people own more than 6 pairs of Nike shoes, the bulk of those surveyed own 2 or fewer pairs. अब क्या है जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको बेसिकली बताएगी इसकी बिजनेस एप्लीकेशन। मैं देखती हूँ कि आपको कौन सी एग्जांपल करवाई जाए। In the previous example, the variable of interest was a discrete variable and the number of possible values for the variable was limited to only a few. However, there are many instances in which the variable of interest will be either continuous. For example, weight, time, length. Sometimes हमारे पास ऐसी situations होती हैं जिसमें हमारे पास data discrete नहीं होता, यानी countable data नहीं होता है, continuous data होता है। जैसे कि अगर आप एक कॉलेज में स्टूडेंट्स की वेट को मेजर करने जाते हो, तो आपको पता है वेट वेरी करता है, 5 फीट हो सकता है, 5.2 फीट हो सकता है, 5.3 फीट हो सकता है, तो इसी तरह 4.2 फीट हो सकता है। जब आप लोगों की पॉइंट में वैल्यूज आ गई तो वो बेसिकली आपके पास कॉन्टिन्यूस डाटा हो गया। तो जब हमारे पास कॉन्टिन्यूस डाटा आता है तो कॉन्टिन्यूस डाटा को बेसिकली हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। तो ये आपके पास कॉन्टिन्यूस डाटा की एग्जांपल भी गिवन है आपकी इस पे, तो ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है खुद से। मैं आपको एग्जांपल करवाती हूँ नेक्स्ट पेज पे। ओके, ये आपकी बेसिक एग्जांपल है। लेट मी चेक, आपकी मीटिंग तो नहीं एंड हो रही? यस यस। ओके क्लास, अब आप लोग देख रहे हो बेसिकली मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप लोग कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कंस्ट्रक्ट करते हो। कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। कॉन्टिन्यूस डाटा के बारे में आपको पता चल गया कि आप लोग क्या करते हो कि आपके पास जो डाटा गिवन होता है वो बेसिकली कॉन्टिन्यूस होता है, वेट होता है, हाइट होता है, टेम्परेचर ऑफ द रूम हो सकता है। तो जब आपके पास पॉइंट्स में वैल्यूज होती हैं या रेंज ऑफ वैल्यूज होती हैं वो बेसिकली कॉन्टिन्यूस डाटा होता है। कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट मेथड से कंस्ट्रक्ट की जाती है। उसके लिए फॉलोइंग स्टेप्स हैं आप लोगों के पास। सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, स्टेप 1 आपको नजर आ रहा है, डिटरमिन द नंबर ऑफ ग्रुप्स और क्लासेस। सबसे पहले आप अपने डाटा में डिटरमिन करने होते हैं कि आप कितने ग्रुप्स बनाना चाहते हो अपने डाटा के, या कितनी क्लासेस बनाना चाहते हो। तो उसके लिए आपके पास एक रूल यूज किया जाता है, 2 की पावर k ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। जो मैंने आपको स्लाइड्स दी हैं उससे भी आपको समझा देती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में यहाँ पे आपको बुक पे सही नजर नहीं आ रहा होगा, सो मैं आपको स्लाइड से करवा देती हूँ। ये मैंने आपकी स्लाइड्स बनाई थी कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये स्लाइड्स में मैंने आपको बताया हुआ है कि हम लोग कॉन्टिन्यूस के लिए डाटा कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं।
आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करना बाय द मेथड ऑफ और बाय द ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाती है। इसके लिए फॉलोइंग स्टेप्स हैं आपके पास, तो आप लोगों के लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया, डेफिनेशन भी आपको पता चल। ओके जी, ये आप लोग समझ लें कि हम लोगों ने क्या करना है। स्टेप 1 देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप लोगों ने क्या करना होता है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फिर इसके रिलेटेड हम एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फाइंड द रेंज ऑफ डाटा। आप लोग क्या करते हो, आपके डाटा की रेंज निकालते हो। रेंज क्या होती है, बेसिकली आपने कॉन्टिन्यूस डाटा जो आपको गिवन होगा उसमें